द्वादश के सभी बच्चों का आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। जब भी कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई आवंटन राशि या याचना राशि का देय तिथि पर भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे यथाविधि सूचनाएं दी जाती हैं। अंतिम नोटिस तक भी अगर वह भुगतान नहीं करता है तो उसके द्वारा पहले से दी गई आवेदन राशि या आवंटन राशि जो भी उसने भुगतान की है, कंपनी को उन्हें ज़ब्त करने का हक है। और कंपनी द्वारा इन्हीं अंशों को ज़ब्त करने का या उसके द्वारा दी गई आवेदन राशि, आवंटन राशि या कोई भी याचना राशि को ज़ब्त करने की ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम अंशों का हरण या फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। कल हमने उन अंशों का हरण सीखा था जिन्हें सम मूल्य पर निर्गमित किया गया हो। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। इसमें दो स्थितियां बनती हैं। माफ़ कीजिएगा। हाँ, पहली परिस्थिति क्या है, जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम देय जो है वो दिया जा चुका है, देय हो चुका है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है। और दूसरा, जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम प्राप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम देय हो चुका हो परंतु प्राप्त ना हुआ हो तो लेखा क्या होता है, और बाकी का दूसरा लेखा क्या होगा जब प्रीमियम नहीं प्राप्त हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जानेंगे कि प्रीमियम मांगा जा चुका है। देय हो चुका है मतलब कंपनी द्वारा मांगा जा चुका है, तो अंशधारी द्वारा देय हो चुका होता है। कंपनी द्वारा अभी उसे प्राप्त नहीं किया गया है, यानी कि अंशधारी द्वारा उसे अभी चुकाया नहीं गया है। तो सूर्या कंपनी 100 रुपये मूल्य के 10 रुपये के प्रीमियम पर 5000 अंश निर्गमित किए हैं। 100 रुपये मूल्य के 10 रुपये प्रीमियम पर 5000 अंश निर्गमित किए गए हैं। आवेदन पर 30 रुपये, आवंटन पर प्रीमियम सहित, तो ये 30 प्लस 10 होगा और फिर ये 40 है। तो ये तो पूरा 100 हो रहा है। 30 30 60 और 40 100 और 10 रुपये प्रीमियम के, यानी यहाँ तक तो ठीक है सब। अब सभी अंशों पर आवेदन प्राप्त हो गए, निर्धारित तिथियों पर भुगतान भी प्राप्त हो गए। केवल 100 अंशों पर आवंटन, प्रथम याचना तथा द्वितीय याचना पर देय राशि प्राप्त नहीं हुई। इन अंशों का हरण भी कर लिया गया और इनका पूर्ण दत्त 105 के मूल्य पर पुनर्निर्गमन किया गया। यानी अंशों का जो पुनर्निर्गमन है वह भी 100 वाले अंशों को किया जा रहा है पुनर्निर्गमित, कितने पर? 105 पर। यानी कि यहाँ पर भी इसका पुनर्निर्गमन कैसे हो रहा है, यह भी प्रीमियम पर हो रहा है। पुनर्निर्गमन भी कैसा है? प्रीमियम पर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हमने 5000 अंश निर्गमित किए थे और आवेदन पर 30 के हिसाब से हमें कितना मिलेगा, कोई बताए? अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 15,000 होता, 30 से किया है तो 1,50,000 होना चाहिए। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री जो हमने की, यहाँ सबसे पहले हेडिंग जरूर डालेंगे, जर्नल ऑफ सूर्या लिमिटेड। फिर कॉलम सारे डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट वगैरह जो कॉलम होते हैं। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर्स of rupees 10 each at the rate rupees 30, 10 नहीं 100 है, 100 each at the rate rupees 30 each, इतना लिखना होगा। और ये 15,000। उसके बाद में यही एप्लीकेशन मनी आपने ट्रांसफ़र कर दी, तो फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर की जगह इक्विटी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। सब जगह इक्विटी लगाएं, वही सही होता है, ठीक। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट पे आपको पता है कि कैपिटल का जो है वो 30 रुपया है। आपने अभी क्वेश्चन में जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि 30 और 10 मिला के है। फिर 5000 गुणे 10 कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। और इसके बाद अलॉटमेंट पे इन दोनों का जोड़ कर लीजिए, और अगर अमाउंट निकालना भी चाहें तो 5000 गुणे 40 करके ये 2 लाख आ जाएगा। इसमें भी वही लिखेंगे पूरा जो मैंने अभी बोला था, फॉर अलॉटमेंट ऑन 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट रुपीज़ 40 विद प्रीमियम रिसीव्ड, ड्यू। देन यही सेम लिखेंगे, बस फॉर अमाउंट ऑफ दिस शेयर रिसीव्ड। अब इसमें जैसे ना लिखा है अमाउंट, फॉर तो लगाएंगे ही, फॉर लगा लीजिए यहाँ पे।
फॉर लगा लीजिए फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन 44,900 शेयर्स, इसमें इतना काफ़ी होगा। अब 49,000 है तो आप 49,000 इंटू 40 कर लीजिए और बगैर किसी प्रॉब्लम के मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। और प्लीज़ जब भी आप सवाल करें तो आप ब्रैकेट में ये अमाउंट निकालने के लिए ज़रूर लिख लें, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। अगर आप कहीं और यही मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपकी जनरली एक आदत होती है कि आप अपनी कॉपी जिस पे कर रहे हैं उसका कोई एक पीछे वाला पन्ना खोलते हैं और वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन में वहाँ गलती की है, अगर दोबारा चेक करना चाहें तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं दोबारा चेक करने की, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किस पेज पे जाके आपने मल्टीप्लिकेशन किया था। इसीलिए बेहतर है कि आप यहीं पे ब्रैकेट लगाइए और यहीं पे कीजिए ये। अगर इसमें कोई गलती हो जाएगी मल्टीप्लाई करने की, आप दोबारा चेक कर सकेंगे, ठीक है। और ये अलाउड है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। खैर, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेट मी चेक। हाँ सॉरी, फर्स्ट और फाइनल कॉल ही है, दूसरा क्वेश्चन दिमाग में था। ओके, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 एट द रेट ₹40 नहीं 30, कितना था 40, सॉरी 40 ईच ऐसे लिख देंगे। फिर जब रिसीव करेंगे तो फिर ये अमाउंट इसी पे मिलेगा 49,000 पे, सॉरी 4,900 पे, तो ये हो जाएगा। अभी तक किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स पे मेरा ध्यान रहता है, मैं आपको उत्तर दे दूंगा यहीं से, या आप जो यहाँ कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे उसे आगे के वीडियो में ज़रूर शामिल कर लिया जाएगा। शेयर कैपिटल, अब हम फॉरफीचर की एंट्री करने पे आ गए, क्योंकि इस बंदे ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी जिसके पास 100 शेयर थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो यहाँ तक पैसा तो पूरा मांगा जा चुका है। तो शेयर कैपिटल जो होगा वो 100 शेयर पर कितना पैसा मांगा जा चुका है? पूरे 100 रुपये मांगे जा चुके हैं, तो 100 × 100 करके 10,000 आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो नहीं मिला है, अलॉटमेंट पे था, वो कितना था? 10 रुपये था, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर शेयर अलॉटमेंट कितना था? 100 × 40 यानी कि 4,000, और जो फर्स्ट कॉल था वो 100 × 40 ये भी था, ये भी 4,000 होगा, और जो मिल चुका है वो एप्लीकेशन मनी है, तो 100 × 30 करके 3,000 होगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, अमाउंट मैंने यहाँ लिख रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मैं बता दूँ कि अगर प्रीमियम की राशि जिस पर भी मांगी जा रही है, चाहे वो आवंटन राशि हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, अगर वो नहीं मिली है तो उसे डेबिट करेंगे। मान लेते हैं कि प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट पर भी कुछ थी और फर्स्ट कॉल पर भी थी, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर भी थी, और मान लेते हैं अलॉटमेंट मनी मिल गई लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली, उस पर भी प्रीमियम था, तो प्रीमियम की वह राशि जो नहीं मिली है केवल उससे यहाँ पर ये डेबिट किया जाएगा। प्रीमियम की जो राशि नहीं मिलती है केवल उसे ही यहाँ दिखाया जाता है। प्रीमियम की जो राशि मिल चुकी होती है उसको हम भूल जाते हैं, उसका भूल नहीं जाते हैं लेकिन आहरण में हम उसको, आहरण की एंट्री करते समय भूल जाते हैं, इसमें हम उसका कोई लेखा नहीं करते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे? फॉर 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। कोई दिक्कत नहीं है, इतना सफिशेंट है। जब आप यहाँ ब्रैकेट में ये लिख ही रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि कितनी कितनी राशियाँ थी इनकी, तो दैट नरेशन इज़ क्वाइट एनफ सफिशेंट। अब आप इसे इशू करेंगे। अब इशू में कहा गया है कि ये 105 पर किए गए हैं, तो ध्यान से समझिए। बैंक में आपको पैसा कितना मिलेगा? 100 शेयर आपने इशू किए हैं, कितना पर किए हैं? 105 पर, तो आपको 100 × 105 कितना मिलेगा? 10,500। और कैपिटल में चाहे कुछ भी हो जाए, कैपिटल हमेशा नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू से ही क्रेडिट या डेबिट होगा हर सिचुएशन में। फेस वैल्यू से यहाँ केवल नहीं होता है, यहाँ पर कॉल मनी से होगा, कॉल्ड मनी, जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू कॉल्ड टिल डेट। तो इस डेट तक इस पर बाई चांस पूरा का पूरा मांगा जा चुका था। कभी कभी हम फाइनल कॉल मांगने से पहले ही अंशों का फॉरफीचर करने लगते हैं, कर लेते हैं, कर सकते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जितना कॉल्ड अप वैल्यू होगी, कॉल्ड अप वैल्यू यानी कि जितना मांगा गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है। बाकी हर सिचुएशन में शेयर कैपिटल हमेशा कैपिटल से ही क्रेडिट होगा जितनी कैपिटल की अमाउंट होगी, या फेस वैल्यू कह लीजिए। तो अब इन पे प्रीमियम कितना है, प्रीमियम 5 रुपये था तो ये 500 आ जाएगा। अब मुझे ध्यान से समझने की कोशिश करना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये कैपिटल गेन है और इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है साल के आखिर में। और जैसे ही जिन अंशों को आपने फॉरफिट किया था, जैसे ही उनका रीइशू हो जाता है तो शेयर फॉरफीचर फ्री हो चुका होता है, इसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। शेयर फॉरफीचर जितना भी होता है, अगर री इशू डिस्काउंट पर हुआ होता तो इसमें से कुछ डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर डिस्काउंट पर नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा 3000 फ्री हो चुका है, क्योंकि इन अंशों का 100 अंशों का रीइशू हो चुका है। तो अभी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3000 फॉर बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। नोट संकेत दिया गया है कि हरण किए गए संवंशों का आवंटन राशि प्राप्त नहीं हुई है और प्रीमियम क्योंकि आवंटन पर देय है, अतः इन अंशों पर प्रीमियम भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः हरण की प्रविष्टि में प्रतिभूति प्रीमियम संचय को डेबिट किया जाता है। अब दूसरी सिचुएशन, अगर हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम प्राप्त हो चुका हो तो चलिए समझते हैं उदाहरण नंबर 15 से। देखिए, ये मुकेश लिमिटेड हैं, इनका निर्माण विराट लिमिटेड के क्रय के लिए किया गया था। विराट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसको खरीदने के लिए एक नई कंपनी मुकेश लिमिटेड का निर्माण हुआ। पंजीयन रुपये 2 लाख की अधिकृत पूंजी से हुआ, तो ये पूंजी 2 लाख रुपए की है। ठीक है। इसमें अंश कितने होंगे, कितने वाले होंगे, वो आगे बताया गया है। 100 रुपये वाले 2000 अंशों में बटी हुई है। बढ़िया बात है। विक्रेता को 1000 अंश क्रय के प्रतिफल के भुगतान में दे दिए गए। तो विक्रेता कौन है, जो विराट लिमिटेड है, उसको 1000 पूर्णदत्त अंश दे दिए गए हैं क्रय के प्रतिफल के भुगतान में। ठीक। तो ये तो क्रय के प्रतिफल के भुगतान में दिया जाएगा, है ना। शेष 1000 अंश 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर जनता को प्रस्तावित किए गए, जिन पर भुगतान निम्न प्रकार दे था। रुपये 30 प्रति अंश आवेदन पर, 25 प्रति अंश आवंटन पर, ये प्रीमियम सहित हैं, और 20 प्रति अंश प्रथम याचना पर, 30 प्रति अंश अंतिम याचना पर। तो अगर आप कुल देखें, प्रीमियम कितना था, 5 रुपये, तो यहाँ 30 और ये 25, दरअसल 20 + 5 हैं, है ना। तो 30 + 20 50 + 20 70 + 30 100, पूरे 100 हो रहे हैं। बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि 900 अंश के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 1000 में कितने के लिए, 1000 जो बाद में इशू किए, इनमें से कितने के लिए, 900 के लिए। तो इनका आवंटन कर दिया गया, क्योंकि इनका आवंटन किया ही जा सकता है, क्योंकि ये 90% है कम से कम। ठीक है। आवंटन की राशि यथा समय मिल गई, लेकिन प्रथम याचना के समय एक अंशधारी थे जिनके पास 100 अंश थे, उन्होंने प्रथम याचना की राशि नहीं दी और उनके अंशों का हरण कर लिया गया। इन अंशों को 70 रुपये चुकता मानते हुए इन्हें 60 रुपये पर पुनर्निर्मित कर दिया गया। अंतिम याचना अभी मांगी नहीं गई है। तो यहाँ हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो प्रीमियम अगर प्राप्त हो चुका हो तो हरण की एंट्री कैसे करें, और दूसरा अगर अंतिम याचना मांगी ना गई हो, यानी कि पूरा पैसा मांगा ना गया हो, तो हरण की एंट्री कैसे करें। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे इन्होंने उम्मीद की है कि आप जनरल की एंट्रीज़ कीजिए और कंपनी के स्थिति विवरण में आप यहाँ पे उनका स्थिति भी दिखाइए, वित्तीय स्थिति कैसी है। तो चलो सबसे पहले एंट्री शुरू करते हैं। सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू विराट लिमिटेड, और ये 1 लाख है। जब कभी भी किसी बिजनेस को ख़रीदते हैं तो सन्ड्री एसेट डेबिट करते हैं। अगर हमें लायबिलिटीज़ का भी कोई जिक्र किया गया हो तो लायबिलिटीज़ क्रेडिट में लिखते हैं, और एसेट और लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है उतने से उस कंपनी का नाम आता है। लेकिन बाई चांस इसमें कहीं पे कोई असेट नहीं है, या अगर होगी भी तो उसे एडजस्ट करने के, असेट और लायबिलिटी नहीं है सॉरी, तो होगी भी तो असेट माइनस लायबिलिटी करने के बाद 1 लाख ये हमें मिला है, तो हम उसी से एंट्री करेंगे। अच्छा, ये 1 लाख की अमाउंट कहाँ से मिली, इसमें इन्होंने कहीं पे कुछ ऐसा कहा है क्या कि कितने से 1 लाख पे ख़रीदा या क्या हुआ है। देखिए, कहा तो नहीं है, लेकिन आप इसे समझिए। इन्होंने कहा है कि 1 लाख पूर्णदत्त अंश क्रय के प्रतिफल के भुगतान में दिए,
और विराट लिमिटेड को मुकेश लिमिटेड ने क्रय करना शुरू किया है। तो अगर 1000 पूर्णदत्त अंश हैं और उनकी कीमत 100 रुपये है तो जाहिर सी बात है ये अंडरस्टूड है, और इतना समझ में भी आपको आना चाहिए कि क्रय प्रतिफल कितना होगा। क्रय प्रतिफल 1000 गुणा 100 यानी 1 लाख होगा। तो इसीलिए असेट क्रय प्रतिफल से हमने एंट्री की क्या है, सन्ड्री असेट्स डेबिटेड टू विराट लिमिटेड 1 लाख फॉर assets purchased from Virat Limited. Okay, then Virat Limited debited to equity share capital। और देखिए यहाँ इक्विटी लिख रखा है, अच्छा है, बढ़िया है, समझदार है। इक्विटी शेयर कैपिटल में आगे लिखेंगे फॉर 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड टू वेंडर्स। अब यहाँ शेयर लिखा क्योंकि यहाँ तो इक्विटी लिखा ही है तो यहाँ चलेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 900 इक्विटी शेयर्स एट ₹30 each, so 900 into 30, if it is given here in the narration then there is no need to write 900 into 30, right? If you are not mentioning it here 900 and at the rate ₹30, then you are supposed to write here in the bracket 900 into 30. Okay, so you have passed this general entry of receiving application money. Bank account debit to equity share application 27,000 for application money received on 900 equity shares at the rate ₹30 each. Then transfer of the application money to share capital. So equity share capital account debit to equity share capital 27,000. Narration for equity share application money transfer to equity share capital account. Then due of allotment money, equity share allotment account debited. Question is with what amount it is to be debited, it should be debited. So you know that 900 shares are there and allotment money is let me see the question. Allotment money is 25 including premium. So the amount of capital is 20 here, only 20. Okay, so 20 is the amount of capital. So 900 into 20 it would be 18,000 and 900 into 5 it would be 4,500. The total of equity share allotment is thus 22,500, right? And this is the total of 18,000 and 4,500. So now you are supposed to move towards the amount you are going to receive. You know very well that the all allotment money has been received. So bank account is to be debited with the same amount 22,500, to equity share allotment the same amount 22,500, and for allotment money received is the narration of the entry. Now let's move towards the first call money, equity share first call. And equity share first call is to be made due with 20 per share, right? So 900 into 20 it is 18,000 for first call money due on 900 equity shares at ₹20 per share. Now you are not going to receive this first call, this equity share first call amount of ₹20 on 100 equity shares also. So you are going to receive it on 800 equity shares, and that's it is bank account debit to equity share first call account. It would be 800 into 20, so 16,000 for first call money received on 800 equity shares of ₹20 each. Now let's move towards the entry of forfeiture. So these 100 shares are being forfeited on the failure of payment of first call money. Obviously the due notices have been made to the shareholder, but he was finally not able to pay any amount, so his share are being forfeited here. Equity share capital account is debited with what amount? Okay, number of shares are 100 and the amount which has been called
on these shares till date. So you know it very well that only first call is due, is been called, only first call has been called, but the final call, second and final call is yet to be made. So let's see in the question what amount has been called till date. 30 rupees of share application money, 20 rupees of allotment money, and 20 rupees of first call, because you know that the 5 rupees on allotment, 5 rupees of premium on allotment has been received, and therefore you are going to ignore this particular amount of premium. So 30 plus 20 plus 20, this is equal to rupees 70. Okay, so 70 is the amount you have been called till date, and therefore you are going to pass this journal entry with 70. 100 shares with 70 of called up value. Okay, so 7,000 here you can debit in the equity share capital account. Equity share first call which is not received, this is 20, so 2,000, and share forfeiture is 100 into 50. If you don't want to write 100 into 50, you know it very well that 7,000 here are being shown in the debit side, and 2,000 are credited with equity share first call. So the amount left is 5,000. It is the amount you are going to forfeit. Okay, so 100 equity shares forfeited, and rupees 70 per share called up due to non-payment of first call of rupees 20 per share. First time they have written a very good narration. Just add for here in the narration, and this is the perfect narration. Now let's move towards the entry of reissue. Reissue, they are saying that they are reissuing the same shares with the rupees 60 paid up. They are issuing these shares at rupees 60, rupees 70 paid up, as rupees 70 paid up, right? So 60 rupees are going to be received by the company. So 100 into 60, you are debiting here in the, you are showing in the debit side 6,000 in the bank column. Share forfeiture is, this is the amount of discount, and this is 100 into 10, 1,000, and equity share capital is the amount the shares being declared as paid up. They are the shares being reissued has been declared as rupees 70 paid up. So 100 into 70, this is 7,000, right? So now narration for 100 equity shares reissued at rupees 60 per share, rupees 70 per share called up. Very good narration. And now the final entry, share forfeiture account debited to capital reserve. Question is, how, with what amount share forfeiture account is to be debited here? You can see in the entry, in the last third entry, share forfeiture account is being is being shown here with 5,000. It is credited with 5,000, and in the second entry of reissue you have debited it share forfeiture account with 1,000. So the amount left in this account called as share forfeiture account is 4,000. 5,000 minus 1,000, you have 4,000 in the account, and the whole amount is now transferred to the capital reserve account. So this amount of 4,000 is being transferred to capital reserve account, and thus you have completed the journal entries. Balance of forfeiture account transferred to capital reserve. Please add for before showing this narration. Now let's move towards the extract of balance sheet of Mukesh Limited, where you are supposed to show share capital as well as this amount of premium. So first of all, you can see the 4 columns: particulars, note number, current year, previous year, and with the heading, with the very first heading, equity and liabilities, you have to add colons here, shareholders fund, again colon, and here A point, share capital. Notes to accounts, share capital as heading, then authorized capital, you know it very well, 2,000 equity shares of 100 each, 2 lakh, double line,
issued capital 2000 equity shares of rupees 100 each, 2 lakh 99. Then subscribed and fully paid capital 1000 shares of rupees 1000 shares of rupees 100 each, fully paid, issued for consideration other than cash. This language is to be written whenever you issue shares to anybody for any asset. You have purchased the whole company, the whole business, or you are providing any shares as fully paid shares. These shares may be issued to the promoters of the company, to the vendor of any vendor. You can issue these fully paid shares, and therefore you will have to write it that these fully paid shares issued for consideration other than cash, right? Then subscribed but not fully paid up capital. Subscribed but not fully paid up capital, this category contains those shares upon the total face value is not been called till date of the preparation of the balance sheet. You know it very well that till date we have only, as a company, we have only called rupees 70 on each shares up to first call. Final call, second and final call is yet to be made. So these shares are not fully paid because they are not fully called up also. So subscribed but not fully paid, in this, under this heading, you will have to write 900 shares of 100 each, rupees 70 called, and the amount would be 63,000. So the total amount of share capital is 1 lakh plus 63,000. It is 1,63,000, right? And the amount of share premium, amount of share premium, for this they have written the second point, अंशों के हरण की प्रविष्टि प्रतिभूत प्रीमियम संचय खाते को डेबिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम आवंटन पर देय है और जब्त अंशों पर आवंटन की राशि प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए जर्नल एंट्रीज में प्रीमियम की राशि को शो नहीं किया गया है। ठीक है। अब एक बात और है कि इसमें इन्होंने जो बैलेंस शीट बनाई है, इसमें इन्होंने अभी वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाएंगे कहाँ, ये नहीं दिखाया, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक और। आप इसमें चूँकि इन्होंने ये कहा है केवल कि आप इनकी पूंजी को दिखाइए। देखिए क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा कि कंपनी के स्थिति विवरण में पूंजी की स्थिति दिखाइए, तो केवल पूंजी दिखाई गई है। अगर कहा होता कि कंपनी के स्थिति विवरण को बनाइए तो आप उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिखाते और उसके लिए एक नोट और बनाते यहाँ पे, और वो नोट क्या लिखते, यहाँ लिखते आप रिज़र्व एंड सरप्लस, और उसमें क्या लिखते, उसमें आप लिखते सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, और वो यहाँ पे लिख देते जितनी भी अमाउंट है, और उसके लिए बैलेंस शीट में भी ऊपर यहाँ पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस में उतनी ही अमाउंट लिखनी पड़ती। लेकिन इसमें नहीं लिखा, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है केवल पूंजी की स्थिति दिखाइए, यानी कि केवल कैपिटल को ही शो करना है बैलेंस शीट में। और जब केवल कैपिटल को शो करना होता है, या किसी एक आइटम को या 2-3 आइटम को शो करना होता है और टोटल नहीं करनी होती है बैलेंस शीट की, यानी कि असेट साइड का और लायबिलिटी साइड का मिलान नहीं करना होता है, तो बैलेंस शीट के आगे हमें एक शब्द और जोड़ना होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ, जो कि इसमें किया गया है, और ये एकदम सही है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कटौती पर निर्गमित अंशों का हरण आज हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कल कई बच्चों ने कहा कि होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, आज प्रीमियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस में से उन्हें आप पूरा कर लीजिए, और उनमें अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिए। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।